स्टूडेंट्स। आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत के जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज है उनके बारे में स्टडी करेंगे। यानी कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज के बारे में वीबीटी थ्योरी में क्या कहा गया है। तो किसी भी कोई भी अगर अपन कॉम्प्लेक्स लेते हैं या उस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को जब अपन स्पष्ट करते हैं, स्पष्ट करने के लिए क्या कहा था कि वर्नर ने सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन थ्योरी प्रस्तुत की थी, उसके बाद में क्या था सिज्विक, उसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा प्रस्तावित की। इसके बाद में इस सिद्धांत को या फिर इन संकुलों की स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। तो उनमें से एक है वीबीटी, नेक्स्ट सीएफटी और लास्ट एलएफटी। तो अपने जो सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसमें केवल और केवल वीबीटी के बारे में बताया गया है। थर्ड ईयर में आपको सीएफटी और एलएफटी के बारे में स्टडी करनी है। तो जो वीबीटी थ्योरी है उस वीबीटी थ्योरी के बारे में सबसे पहले पोलिंग और स्लेटर नामक वैज्ञानिक ने 1923 में संयोजकता बंध सिद्धांत प्रतिपादित किया। और इस संयोजकता बंध सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु है वो है कि इन्होंने बताया कि जो सेंट्रल मेटल आयन है या केंद्रीय धातु आयन है, उस केंद्रीय धातु आयन की मूल अवस्था की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में। नेक्स्ट इसने ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स यानी बंध की ज्योमेट्री के बारे में या फिर संकुल की ज्यामिति के बारे में बताया। थर्ड इन्होंने बताया कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स यानी कि संकुलों की जो चुंबकीय गुण है उनके बारे में जानकारी दी। तो इनके निम्न पदों को स्पष्ट किया गया। तो जो ये जो सिद्धांत अपन ले रहे हैं वीबीटी, इसमें क्या बताया कि इन्होंने कि जो केंद्रीय धातु आयन होता है उस केंद्रीय धातु आयन में क्या होता है कि रिक्त कक्षकों की उपस्थिति उन्हें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में सक्षम बनाती है। इस रिक्त कक्षक की संख्या के समतुल्य ही धातु की क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर केंद्रीय सेंट्रल मेटल एटम के पास में कोई वैकेंट ऑर्बिटल है तो वह वैकेंट ऑर्बिटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और जितने वैकेंट कक्षक होंगे या ऑर्बिटल होंगे उस ऑर्बिटल्स की संख्या के तुल्य ही उसमें क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। उस धातु के क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट इसका था कि जब धातु आयन थी वो धातु आयन क्या होते हैं, लगभग समान ऊर्जा स्तर वाली एसपीडी कक्षक आपस में क्या होते हैं, संकरित होकर समान ऊर्जा स्तर वाली संकरित कक्षक बनाते हैं। यानी कि लगभग समान ऊर्जा वाले एसपीडी कक्षक आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनकी क्या होती है, स्ट्रक्चर और ऊर्जा लगभग क्या होती है, समान होती है। अगला था कि संकरण के पश्चात जो प्राप्त संकरित कक्षक होते हैं या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो संख्या होती है वह धातु में भाग लेने वाले या धातु में संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की समतुल्य होती है। कहने का मतलब ये है कि जितने कक्षक आपस में संकरित ओवरलैपिंग के द्वारा या फिर किसी संकरण के द्वारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बराबर ही इसमें क्या होता है, धातु आयन में संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या उनके बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि जो लिगेंड है उनमें क्या होते हैं कि लिगेंड में उपस्थित जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या अपन लोन पेयर जो उपस्थित होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वह सिग्मा कक्षक में उपस्थित रहता है। और अतिव्यापन के द्वारा क्या करता है, ये लिगेंड के सिग्मा कक्षक का इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर दिया जाता है। यानी लिगेंड्स के पास क्या होने चाहिए, लोन पेयर उपस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में है कि अगर किसी संकुल का केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक जो कि लिगेंड कक्षकों से अतिव्यापन करते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है n-1 डी कक्षक और दूसरे हो सकते हैं nd कक्षक। यानी कहने का मतलब है n-1 डी कक्षक का मतलब है कि आंतरिक डी कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि nd कक्षक का मतलब है कि उसी कक्षक के यानी फिर बाह्यतम कोश के जो कक्ष के जो डी कक्षक है वो इसमें भाग लेते हैं। जब n-1 डी कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको अपन कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज। यानी कि अगर संकरण में n-1 डी कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर nd कक्षक यानी बाह्य कक्षक डी कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको कहते हैं बाह्य कक्षक संकुल या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो जब आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं
यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है उसमें n-1 d कक्षक भाग लेते हैं तो उसको अपन कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज या फिर न्यून चक्रण कॉम्प्लेक्सेज या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज। जब n d कक्षक या बाह्यतम कक्ष के जो d कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाह्य कक्षक संकुल कब बनते हैं और आंतरिक कक्षक संकुल कब बनते हैं, यानी कि बाह्य कक्षक संकुलों में कौन से d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और आंतरिक कक्षक संकुल में कौन से d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है कि जब धातु आयन में अंदर वाले d कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग नहीं लेते तो उसको अपन क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि अगर आंतरिक d कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते तो उसमें क्या, उसको अपन क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो भी इम्पोर्टेंट है, जो कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बताता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वह है पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, तो इसके बारे में बताता है। तो वीबीटी ने बताया था कि अगर किसी संकुल में कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वह पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, यानी अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। और अगर उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह डायमैग्नेटिक नेचर या फिर प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है। तो मेन जो दो बिंदु है कि कौन से d कक्षक पार्टिसिपेट करेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगला जो कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है कि संकुल जो है वो क्या होते हैं कि संकुलों में जो इलेक्ट्रॉन अपन फिल करते हैं वह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किसके अकॉर्डिंग होता है, हुंड्स के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल के अकॉर्डिंग या फिर उसके विपरीत भी हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स में संकुल यौगिकों में प्रबल लिगेंडों की उपस्थिति के कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है वह हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम के विपरीत हो जाता है। ये कब होता है कि जब प्रबल लिगेंड उपस्थित हो, यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड उपस्थित है तो उसमें क्या होगा कि पहले पेयरिंग होगी और उसके बाद में आगे वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। जबकि हुंड की मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल ये कहता है कि जब समान एनर्जी वाले सभी कक्षकों में क्या होता है, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, उसके बाद में उसमें युग्मन होना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, अब इसमें जैसे अपन ने दे रखा है कि संकुल में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनकी ज्यामिति। तो जैसे ये टेबल दे रखी है, इस टेबल में जैसे D1 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आंतरिक ऑर्बिटल 1, बाह्य ऑर्बिटल 1, तो इसमें क्या हो जाएगा चतुष्फलकीय sp3 चतुष्फलकीय है, वर्ग समतलीय है तो sp3 और इधर हो जाएगा तो dsp2। तो इस आधार पर अपन उनके ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है इसमें और उनकी ज्यामिति। नेक्स्ट है कि संयोजकताबंध सिद्धांत के आधार पर संकुल का निर्माण इस प्रकार से संभव है। तो कहने का मतलब है जैसे अपने को दे दिया D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टेबल में दे रखा है, तो D1 में अपने को पता है कि अगर आंतरिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर बाह्य d कक्षक भाग लेगा तो भी उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों में ही क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अष्टफलकीय के लिए दे रखा है ये कि आंतरिक भाग लेगा तो भी एक और बाह्य भाग लेगा तो भी एक, और चतुष्फलकीय है तो उसमें भी एक D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आता है कि ये तो अगर एक एक है तो सब में इस प्रकार का वर्ग सम आकृति हो सकती है। इन ज्यामितियों के लिए एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जब जैसे 2 होगा तो 2 भी सब में सेम होगा, 3 होगा तो भी सब में सेम होगा। लेकिन D4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कि d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तब यहाँ पर 2 प्रकार के विन्यास हो सकते हैं। एक हो सकता है कि जब आंतरिक ऑर्बिटल वाले, आंतरिक ऑर्बिटल का मतलब न्यून चक्रण, न्यून चक्रण का मतलब इसमें क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि एक की क्या हो जाती है पेयरिंग, और बाह्यतम क्या हो जाएंगे 4, क्योंकि इसमें क्या होगा बाह्यतम में किसी प्रकार की कोई पेयरिंग नहीं होगी, बाकी दोनों में 4-4 रहेंगे। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि बाह्यतम ऑर्बिटल, और नेक्स्ट आगे इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे। अब आता है कि संयोजकताबंध सिद्धांत के आधार पर संकुल निर्माण इस प्रकार से संभव है। जैसे अपन ने अष्टफलकीय संकुल लिया, अपने को पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है D2sp3 और दूसरा होता है sp3d2। तो जब D2sp3 यानी कि इसके अंदर आंतरिक d कक्षक भाग लेते हैं, और sp3d2 का मतलब इसमें बाह्यतम d कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं।
तो इसके लिए अपने को क्या देखना है कि D2sp3 और sp3D2 में क्या हो जाएगा कि न्यून चक्रण संकुल और बाह्य चक्रण संकुल, यानी कि ये डिपेंड किस पर करेगा, उन लिगेंड्स पर। तो इसमें क्या होगा कि जैसे अपन ने ले लिया उच्च चक्रण संकुल और निम्न चक्रण संकुल, तो इनमें क्या होता है कि कोई भी संकुल है उसकी प्रकृति के आधार पर वह क्या होता है, आयनिक या फिर सहसंयोजक होता है। तो क्रमशः उसको आयनिक और सहसंयोजक के पश्चात इसको अपन क्या कह सकते हैं कि ये बाह्य कक्षक और आंतरिक कक्षक संकुल कहे जाते हैं। तो उच्च चक्रण संकुल जो होते हैं वो क्या होते हैं कि उच्च चक्रण संकुल को अपन क्या कहते हैं, न्यून चक्रण संकुल। इसी प्रकार स्पिन फ्री भी होता है और स्पिन पेयर्ड संकुल भी होते हैं। इसी प्रकार हाइपोलिगेंड और हाइपर लिगेंड भी होते हैं। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के नामों से पुकारा जाता है। तो नीचे जैसे अपन देखते हैं कि जो उच्च चक्रण संकुल होते हैं या जिनको अपन क्या कहते हैं, बाह्य कक्षक संकुल भी कहते हैं, ये क्या होते हैं कि लिगेंड के नेचर पर डिपेंड करते हैं, यानी कि वीक लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसी प्रकार निम्न चक्रण है वो क्या होता है, वो भी लिगेंड पे डिपेंड करता है। तो उसके आधार पर ये बाह्यतम डिकक्षक भाग ले सकते हैं या फिर आंतरिक डिकक्षक पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये लिगेंड क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो अपने प्रबल लिगेंड और दूसरे होते हैं वीक लिगेंड। तो प्रबल लिगेंड क्या होते हैं कि ये लिगेंड जो होते हैं कि धातु आयनों में जो उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कर देते हैं, युग्मित कर देते हैं, यानी कि उनका युग्मन कर देते हैं। जबकि जो वीक लिगेंड जो होते हैं उनमें क्या होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर कोई प्रभाव नहीं डालते, जैसे फ्लोराइड माइनस आयन। तो ये क्या है, वीक लिगेंड है। इनसे क्या होगा कि ये जो धातु आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है उनके नेचर पर कि वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जैसे अब अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं CONS3 का होल 6, या फिर अपन ये कहते हैं हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। तो जब इसकी बात करेंगे तब अपने को पता है कि इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा हो जाएगा, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट जो है सेंट्रल मेटल एटम, उससे क्या है लिगेंड जुड़े हुए हैं अमोनिया। तो इसमें क्या हो गया कि NH3 है जो न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये क्या होगा कि वैसे वीक लिगेंड, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये वीक लिगेंड होने की वजह से, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि NH3 जो होगा वह क्या होता है, प्रबल लिगेंड होगा। तो प्रबल लिगेंड होगा तो ये क्या कर देगा, इसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका क्या कर देता है, युग्मन कर देता है, जिससे क्या होते हैं आंतरिक डी कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं। और आंतरिक डी कक्षक पार्टिसिपेट करने से इसमें जो संकरण होगा वह क्या हो जाएगा, D2sp3। तो और D2sp3 होगा संकरण, और इसमें क्या हो जाएगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, युग्मित हो जाते हैं। इसलिए इसका नेचर भी कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। तो कहने का मतलब है कि कोबाल्ट का जो ये कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, इससे प्रबल लिगेंड जुड़े हुए होने की वजह से जो कोबाल्ट आयन के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। और वह क्या होती है, पेयरिंग होने से उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, जिससे उसका नेचर क्या हो जाता है, डायामैग्नेटिक, और उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा उसमें D2sp3। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे अपन ने देखा इसमें कि इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। इनर ऑर्बिटल जैसे पीछे अपन ने देखा कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, तो उसे आंतरिक कक्षक संकुल कहलाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि D2sp3 संकरण जो होगा वह क्या होगा कि उसके आंतरिक डी कक्षक के पार्टिसिपेशन से होता है। तो जैसे D4 है तो उसमें भी D2sp3 संकरण हो सकता है, या D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। इसी प्रकार D6 है तो D6 के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। D7 के लिए भी अपने को क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आंतरिक डी कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए ऐसे संकुलों को अपन क्या कहते हैं, निम्न चक्रण संकुल या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज कहते हैं। अब अपन लेते हैं कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज यानी बाह्य कक्षक संकरण, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं sp3d2। sp3d2 यानी बाह्यतम डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन या एनडी कक्षक की जो इलेक्ट्रॉन कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं संकरण में, जो उसको अपन कहते हैं sp3d2 संकरण। तो जैसे D4 है तो उसमें क्या होगा कि अगर वीक लिगेंड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होने से उसमें बाह्यतम डी कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके पास क्या उपस्थित है,
4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक नेचर दर्शाता है या अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। इसी प्रकार इसमें D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक दे रखा है कि बाह्यतम कक्षक संकरण में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट आता है अपना कि संकुलों की ज्यामिति और उसमें संकरण। तो अगर अपने पास केवल 2 संकरित कक्षक है तो उसमें क्या होगा, sp संकरण होगा और उसकी आकृति कैसी होती है, लीनियर शेप में होगा और उसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वह क्या होता है, 180 डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने ये संकुल दे रखे हैं, जिंक का दे रखा है, सिल्वर का दे रखा है, कॉपर का दे रखा है। इसी प्रकार अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो उसमें sp2 संकरण आकृति हो जाएगी उसकी ट्राइगोनल प्लेनर और जो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। इसी प्रकार अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो उसमें sp3 संकरण और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। इसी प्रकार अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और उसमें आंतरिक डी कक्षक पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसमें जो संकरण होता है वह dsp2 और ज्योमेट्री जो होती है वर्गाकार समतलीय या स्क्वायर प्लेनर और जो बॉन्ड एंगल होता है वह होता है 90 डिग्री। और ये जो संकुल बनते हैं वो होते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसमें पेयरिंग होगी और आंतरिक डी कक्षक पार्टिसिपेट करेगा तो उसमें dsp2 संकरण होगा। नेक्स्ट आता है कि अगर उसमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं यानी 5 संकरित कक्षक भाग ले रहे हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, dsp3 संकरण होगा। और dsp3 संकरण होगा तो उसकी आकृति क्या होती है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। और बॉन्ड एंगल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है 120 डिग्री जो कि ट्राइगोनल में, और बाईपिरामिडल की जो एक लंबवत स्थित होते हैं 2 लिगेंड तो उसमें होता है 90 डिग्री का। नेक्स्ट आता है अपना कि अगर आंतरिक डी कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको D2sp3 संकरण और बाह्य कक्षक भाग लेंगे तो sp3d2 संकरण। इन दोनों में आकृति सेम होती है, अष्टफल की है, लेकिन उसमें एक में D2sp3 के अंदर आंतरिक कक्षक संकुल और sp3d2 के अंदर बाह्यतम डी कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये था इनकी मतलब कि कौन से संकरण क्या होगा, कितने संकरित कक्षक भाग ले रहे हैं, उनकी आकृति क्या होगी, बॉन्ड एंगल कितना होगा। अब अपन ने जैसे एग्जाम्पल दे रखा है NiCN4, तो CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, अपने को पता है कि जनरल अवस्था में जब निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं अपन तो उसमें निकिल में d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अपने को पता है कि निकिल +2 ऑक्सीडेशन अवस्था में तो 4s कक्षक के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जब उसके संपर्क में निकिल के अगर वीक लिगेंड आता है तो वीक लिगेंड आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अनपेयर्ड के अनपेयर्ड ही रहेंगे। तो और संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3 संकरण और आकृति हो जाएगी चतुष्फल की। लेकिन जब उसके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाता है तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी और dsp2 संकरण होगा और जो ज्योमेट्री होगी वो कैसे हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्गाकार समतलीय आकृति होती है। तो ये इनकी ज्योमेट्री क्या होगी ये डिपेंड करता है उसके लिगेंड्स के नेचर पे, यानी वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसी प्रकार कॉपर का है तो कॉपर में भी क्या है, अगर वीक लिगेंड है तो उसमें क्या हो जाएगा, चतुष्फल की संरचना, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसकी आकृति कैसी हो जाएगी, वर्गाकार समतलीय। इसी प्रकार अपन अष्टफल के संकुलों के लिए देख सकते हैं कि अष्टफल के संकुल जैसे अपन ने ले लिया Fe, तो Fe के हैं तो इसमें Fe में क्या अपने को पता है कि बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसी प्रकार कोबाल्ट का ले लिया तो इसमें क्या है कि सब में डिपेंड करता है कि कौन से कक्षक भाग लेते हैं और कौन से कक्षक नहीं भाग लेते हैं। तो कुल मिलाकर के VBT में हम अपन ये कह सकते हैं कि उसमें बाह्य कक्षक संकुल बनेगा या आंतरिक कक्षक संकुल का फॉर्मेशन होता है। ये डिपेंड करता है कि लिगेंड का नेचर क्या है, कि वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड।
नेक्स्ट है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड है तो वह क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वह क्या हो जाता है, प्रतिचुंबकीय। लास्ट है कि जो वीबीटी में जो कमी पाई गई थी, यानी कि वीबीटी क्या था कि कुछ पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे अपन ने देखा कि कुछ इस सिद्धांत में क्या होता है कि कई संकुल जो है उनमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर अंतर करना असंभव है। तो संख्या के आधार पर अपन अंतर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसने क्या है कि जो संयोजकता बंध सिद्धांत है ये क्या है, स्पेक्ट्रम और जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको, इस संबंध को स्पष्ट नहीं कर सकता, जबकि चुंबकीय आघूर्ण और संकुलों के उनमें उपस्थित डी कक्ष के इलेक्ट्रॉन के कारण ही संभव है। इसी प्रकार ये क्या है, जो वीबीटी जो थी वह रिएक्शंस की दर को नहीं बताती, उनकी मैकेनिज्म के बारे में नहीं बताती। इसी प्रकार ये जो वीबीटी थ्योरी थी वह क्या है, इनर जो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और आउटर ऑर्बिटल जो कॉम्प्लेक्स है उनके पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं करती। तो ये क्या है कि वीबीटी सिद्धांत की कुछ कमियां हैं जिनके बारे में वीबीटी ने नहीं बताया। तो इनकी कमियों को दूर करने के बाद में आगे सीएफटी और एलएफटी सिद्धांत दिए